नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ का डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। ये एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का नाम है दी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड का ये आईपीओ है। बेसिकली ये पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। पाइप्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में करता है। वो पूरा डिटेल में जानेंगे और आगे कि ये किस टाइप से काम करता है। तो हाई सोल्यूशन पाइप प्रोवाइड कराता है जो कि ऑयल और गैस रिफाइनरी और अदर पावर सेक्टर में भी यूज़ होते हैं। जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, कंपनी पे जो अभी जीएमपी चल रहा है, जीएमपी में कितनी डिमांड चल रही है इस समय, और इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे या अवॉइड करें। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ की। बेसिकली कंपनी 1988 में लगभग स्टेबल हुई थी, तो 35 साल का एक्सपीरियंस इसके पास है। ये बेसिकली काम करती है, इंजीनियरिंग कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है स्पेशलाइजेशन प्रोसेस पाइपिंग सोल्यूशन फॉर ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर सेक्टर, न्यूक्लियर सेक्टर, केमिकल सेक्टर एंड अदर थ्रू इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम देखा जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई पाइपिंग प्रोडक्ट करती है, इंक्लूडिंग हाई प्रेशर पाइप आपको देखने को मिलेगा, पाइपिंग स्पूल, हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन पाइप का है, ब्लेंड है, और आप देखेंगे तो वेल्डिंग पाइप जो है, इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग है, प्रेशर विसल है, इंडस्ट्रियल स्टेक, मॉडलर स्टेक है, और दीज आर दी असेंबल जो बॉयलर होते हैं, कॉयल्स होती हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी, जिसमें पलवल है हरियाणा में, अंजर गुजरात में, बाड़मेर में आपको देखने को मिलेगा, आसाम में, बैंकॉक थाईलैंड में भी आपको देखने को मिलेगा। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आपको पलवल हरियाणा में ही देखने को मिलेगी इस कंपनी की। तो काफ़ी बड़ा ब्रॉड नेटवर्क है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रॉग है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर में कंपनी कहाँ खड़ी है वो 1 बाय 1 देख लेते हैं दोस्तों। बात करें फाइनेंशियल और फंडामेंटल की, तो कंपनी के हम लास्ट 3 ईयर्स के देखेंगे, यानी 21, 22 और 23 का फाइनेंशियल देखेंगे, और 2023 का जो लास्ट कंपनी ने 31 दिसंबर तक का शो करा है वो देखेंगे। अगर बात करें सबसे पहले 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी ने क्या कंपनी के पास थे, तो कंपनी के पास अगर हम एसेट की बात करें तो 1171 करोड़ के लगभग के कंपनी पे एसेट है। रेवेन्यू कंपनी का जो है 557 करोड़ के लगभग का है। 14 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेटवर्क कंपनी की 428 करोड़, 380 करोड़ रिजर्व, और कर्जा कंपनी में 407 करोड़ के लगभग का देखने को मिलेगा। मगर लास्ट 3 साल की बात करें तो 21 में कंपनी के पास 835 करोड़ का एसेट था, जो कि बढ़ के 845 करोड़ हुआ, और 966 करोड़ 23 में हो गया, और दिसंबर 23 तक 1171 करोड़, यानी कुल मिला के एसेट में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। देख सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं पर अच्छी ग्रोथ करी है। रेवेन्यू पीस की अगर हम बात करें तो कंपनी का 2021 में 513 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू था, जो घट के 470 करोड़ हो गया 22 में, यानी कि यहाँ कंपनी ने डिप लिया है एक। उसके बाद 614 करोड़ फिर से अप ट्रेंड में कंपनी आ गई। तो मतलब कि अप डाउन ट्रेंड में रही, पर रेवेन्यू में अब कंपनी ने पिछले 1-1.5 साल से इंप्रूवमेंट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 14 करोड़ के लगभग 21 में था, घट के 8 करोड़ रह गया 22 में, और 23 में फिर से बढ़ के 12.97 करोड़ के लगभग पहुंच गया। अभी 14.34 करोड़ के लगभग है, यानी कि यहाँ भी डिप लिया कंपनी ने 1 साल का, लेकिन अभी जो है पिछले 1.5 साल से पैटर्न में आ गई है। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के 448 करोड़ का नेटवर्थ 21 में था, 22 में घट के 401 करोड़ रह गया, 23 में फिर से बढ़ा है और 413 करोड़ है, और अभी आज की डेट में 428 करोड़ है। यानी कि 2021 के मुकाबले आज भी कंपनी का नेटवर्थ जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा, जो कि 448 करोड़ था, अभी भी कंपनी वहाँ तक नहीं पहुँची। रिजर्व की बात करें तो कंपनी में 432 करोड़ का रिजर्व था 21 में, 22 में कंपनी पे रिजर्व हुआ 395, यानी यहाँ भी डिक्रीज ट्रेंड में गया। 23 में बढ़ के हो गया 408 करोड़, और अभी 380 करोड़ है। यहाँ की रिजर्व कंपनी का कम है, 432 करोड़ 21 में था, 21 के कंपैरिजन में आज 3 साल बाद कंपनी पे रिजर्व कम है। डेप्थ की अगर बात करें, कंपनी पे कर्जा कितना है, बोरिंग यानी उधारी कितनी है, तो 257 करोड़ थी 21 में, 22 में घट के हो गई 200, बढ़ के हो गई 285 करोड़, और फिर 23 में बढ़ के 352 करोड़, और अभी 407 करोड़, यानी उधारी कंपनी की साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। ये एक हाई कंसर्न होता है किसी भी कंपनी के लिए जहाँ उधारी बढ़ती जाती है। अदरवाइज रिजर्व रखना कंपनी का एक अच्छा होता है, जिसे गुड कैटेगरी में रख सकते हैं, पर रिजर्व भी कंपेयर अगर लास्ट 3 ईयर की करें तो वहाँ भी कम है कंपनी के पास। बाकी देखें तो एसेट कंपनी अच्छा ग्रोथ करा है। रेवेन्यू में भी कंपनी ने पिछले 1.5 साल से ही ग्रोथ करना शुरू किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 1.5 साल से ही किया है, और नेटवर्थ में भी कंपनी ने 1.5 साल से ही किया है। तो ऑन एन एवरेज 1.5 साल से कंपनी गुड परफॉर्म कर रही है इन फाइनेंशियल पैरामीटर में। लेकिन 3 साल की अगर बात करें तो वहाँ काफ़ी जिगजैग है, लेकिन लास्ट 1.5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने अपने फाइनेंशियल पैरामीटर पे। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी फंडामेंटली कंपनी कैसी है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1401 करोड़ का, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कंपनी स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। वहीं अगर हम बात करें आरओसी की या डेब्ट टू इक्विटी की, तो आरओसी आपको देखने को मिलेगा 3.91, जबकि
15 से नीचे जो है हम अच्छा नहीं मानते, 15 से ऊपर गुड होता है, तो बहुत ही लोअर है। आप समझ सकते हैं 3.81 है। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.85 है। 1 से नीचे अच्छा होता है, एवरेज मान सकते हैं आप इसे। R1W रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें वो भी 3% के लगभग है, यानी तीनों ही पैरामीटर डाउन ट्रेंड में है, तीनों ही लोअर पैरामीटर है, यानी कि मीडियम में, एवरेज में भी नहीं है। EPS की बात करें तो 2.77 आफ्टर IPO है। PE रेशियो जो है 83 का कंपनी मांग रही है प्री IPO, पोस्ट IPO जो है 73 का हो जाएगा। यहाँ भी मुझे लगता है थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन मांग रही है। फाइनेंशियली कंपनी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, पर फंडामेंटली कंपनी बहुत वीक है। जहाँ की ROC की बात करें, डेप्ट टू इक्विटी की बात करें, R1W रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें, वहाँ कंपनी का बहुत मिनिमम सा मार्जिन लेके चल रही है, यानी कि एवरेज पे भी, एवरेज से भी नीचे है। तो कुल मिला के जो है कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं कह सकते, बेटर नहीं कह सकते। यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कंपनी से मिला है कि जहाँ फंडामेंटली कंपनी अपने को स्ट्रांग शो नहीं कर रही है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें देखने की होती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम करते हैं तो वहाँ देखते हैं कंपनी का एवरेज क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस इशू को लाने का कंपनी का। तो कंपनी को जो है फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट, जो कंपनी ने लोन लिया, जो बोरिंग्स लिए हैं उसको कम करना है, यानी बहुत अच्छा पॉइंट है। जहां कंपनी अपने इस फंड रेज करने से अपने लोन की उधारी को चुका के, यानी कि उसको थोड़ा सा कम करके लाएगी, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी का। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि कंपनी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है जिसके लिए IPO लेकर आई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक सा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं, वो डेट्स कौन सी होने वाली है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर एक बार नजर डालें तो IPO जो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 19 जून से लेके 21 जून के बीच में आपको दिखाई देगा IPO, यानी 3 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। फेस वैल्यू रखिए 10 रुपये पर शेयर, यानी कि भविष्य में कभी भी ये 10 टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 193 रुपये से 203 रुपये के बीच में है, यानी हमें कट ऑफ प्राइस 203 लेना है रिटेल कैटेगरी में। 73 शेयर का एक लॉट होने जा रहा है। अगर इशू साइज की बात करें तो 418 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 325 है, काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव साइन है। जहां कंपनी फ्रेश इशू ज़्यादा रेज कर रही है। ऑफर फॉर सेल मात्र 93 करोड़ का है, यानी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग जो है, हिस्सेदारी बहुत कम बेच रहे हैं। कंपनी को फेथ है प्रमोटर को और वो उसके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। इम्प्लाइड डिस्काउंट की बात करें तो 19 रुपये पर शेयर रखा गया है। लिस्टिंग आपको BSE NSE दोनों पे होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये एक मेन बोर्ड IPO है। बात कर लेते हैं IPO के लॉट साइज की। तो एक लॉट में आपको रिटेल कैटेगरी में 73 शेयर देखने को मिलेंगे और इसकी कीमत होगी 14,819 रुपये आपको पे करने। एक लॉट में रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं और 949 शेयर मिलेंगे, 1,92,000 रुपये पे करने। स्मॉल HNI में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होते हैं, जिसमें 1,022 शेयर मिलेंगे, 2,07,000 पे करने हैं। स्मॉल HNI मैक्सिमम आप 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 4,891 शेयर मिलेंगे, 9,92,000 रुपये पे करने हैं। वहीं अगर हम बात करें बिग HNI की, तो बिग HNI में जो आपका लॉट साइज होने जा रहा है वो 68 आपको लॉट अप्लाई करने हैं, जिसमें 4,964 शेयर मिलेंगे और 10,07,692 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। तो इस टाइप से लॉट का स्ट्रक्चर है। वहीं प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे कृष्ण ललित बंसल जी, उसके बाद आशिमा बंसल जी हैं, और जो DEE पाइपिंग कंपनी है इनकी प्राइवेट लिमिटेड, वो इसकी पार्टनर फर्म है। तो यानी 3 लोगों का है। और अगर आप देखेंगे श्री शेयर होल्डर पैटर्न पे तो 100% है, यानी कि अभी तक ये कभी भी कोई इक्विटी इन्होंने डायल्यूट नहीं की। एक सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है कि कंपनी फर्स्ट टाइम कर रही है, यहाँ कभी भी इन्होंने फंड रेज नहीं किया है। यानी आप कुल मिला के कह सकते हैं कि बूस्ट स्टेप कंपनी है। बूस्ट स्टेप कंपनी वो होती है जो अपने ही पैसे से या फैमिली के पैसे से खड़ी होती है, कहीं बाहर से फंड रेज नहीं करती है। तो ये फर्स्ट टाइम फंड रेज कर रही है, ये भी एक अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए जहाँ की वो फर्स्ट टाइम फंड रेज कर रही है। तो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग। और वहाँ इसने जो IPO का पोर्शन रखा है वो भी ज़्यादा रखा है फ्रेश इशू में। अगर रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो QIB के लिए 50% का पोर्शन दिया है कंपनी ने, रिटेल के लिए 35% है। काफ़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ है कि 35% का पोर्शन इस IPO में रिटेल को दिया गया है और HNI को 15% का दिया गया है। तो रिटेल के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा मिला है तो मे बी अलॉटमेंट के चांसेस भी अच्छे होते हैं, बशर्ते कि IPO ज़्यादा सब्सक्राइब ना हो। इस शर्त पे आपको मिल भी सकता है। तो दोस्तों ये है। बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है दोस्तों। ग्रे मार्केट की बात करें तो अभी अगर हम देखेंगे DEE डेवलपमेंट इंजीनियरिंग IPO की बात करें तो 203 रुपये प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है। 50 रुपये GMP आज की डेट में दिख रहा है, ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 25% का लिस्टिंग गेन आपको दिखा रहा है, यानी काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन। अभी IPO आने से पहले ही 25% के लगभग दिख रहा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और फायर रेटिंग की बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 के लगभग बनी हुई है। 418 करोड़ के लगभग का आपको इशू साइज देखने को मिलेगा। 73 शेयर आपको एक लॉट में अलॉट होने वाले हैं। 19 तारीख को ओपन होगा, 19 जून को, यानी कि ये मंगल बुध से शुरू हो जाएगा और 21 जून तक आपको देखने को मिलेगा। 24
जून को आपको अलॉटमेंट दिखेगा और 26 जून को ये लिस्टेड होता हुआ दिखेगा NSE BSE दोनों पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग गेन हमें कितना बन रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म वाले भी कर सकते हैं, वो भी अपना पैरामीटर रखते हैं, लेकिन उन्हें अपना डिसीजन खुद लेना है। तो अगर लिस्टिंग गेन के लिए हम कर रहे हैं तो 3650 रुपये एक लॉट पे बनते हुए दिख रहे हैं, यानी जो 14,600-700 रुपये हम पे कर रहे थे 15,000 के अप्रॉक्स, उसमें 3650 बन रहे हैं, यानी 73 रुपये, लगभग 73 लॉट है, 50 रुपये GMP चलिए, 73 × 50 3650 रुपये पर लॉट पे आज की डेट में बन रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिख रहा है, बिकॉज हमारे हिसाब से 20 से 30% के बीच में अगर लिस्टिंग गेन होता है तो हम सेफर साइड लेके चलते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है, और लिस्टिंग गेन इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ही IPO के ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अलॉटमेंट के चांसेस दोस्तों कम होते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें वेट और वॉच करना चाहिए, और हमें वॉच करना चाहिए डे 1 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस का। उस पर देखना चाहिए कि सब्सक्राइब कितना होता है, कौन सी कैटेगरी कितनी सब्सक्राइब होती है, और तब तक इसकी GMP में डिमांड बढ़ती है या घटती है, उसके बाद ही हमें अपना डिसीजन फाइनल बनाना चाहिए अप्लाई करने का। तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट और वॉच करना चाहिए, और वीडियो को समझना चाहिए कि हमने वीडियो में क्या दिखाया है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं। हमारा यहाँ मोटो सिर्फ नॉलेज आपको गेन कराना है, यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी आपको ऐसा नहीं कि आप IPO में अप्लाई कर लें। सिर्फ आपको बताना है कि IPO के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी रहेगी, शॉर्ट टर्म में अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो कितना मिल रहा है, ये सब पर्पज से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।